गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं 30th ऑफ अक्टूबर की इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चंस फॉर इजराइल, फ्लैशिंग वार्निंग साइंस फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। इसमें ये यहाँ बताता है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है IDF, वो ऑलरेडी क्या कर चुकी है, अपनी जो सेकेंड स्टेज है अटैक का उसके अंदर वो घुस चुकी है और वहाँ से वो ग्राउंड पे जाके हमला करना शुरू कर चुकी है, ग्राउंड के थ्रू हमला करती है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि मान लीजिए इजराइल का जो टारगेट है कि वो ख़त्म करना चाहता है पूरे के पूरे हमास ग्रुप को, अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा। तो ये बात चाहती है इसके बाद जानने के बाद 2005 में कि कैसे 2005 में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शेरोन उनका नाम था, उन्होंने कैसे जो गाजा है उसको छोड़ दिया था और उसको बोला था कि ठीक है आप पॉलिटिकली यहाँ पे अपना जो बेस है वो बनाइए, अपनी गवर्नमेंट बनाइए, अपने अपने आप खुद रहिए यहाँ पे, ऐसा कर दिया गया था। ठीक है, 2 मिलियन लोग गाजा की स्ट्रिप के अंदर रहते हैं, 20 लाख लोग ये हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को आज़ादी दी गई थी। तो अभी सवाल यही बनता है कि हमास का अगर एंड हो जाता है, जो कि खुद में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट पार्टी है, इलेक्टेड पार्टी थी हमास की जो है गाजा के अंदर, और अगर उनका एंड हो भी जाता है तो अब इजराइल का नेक्स्ट आने वाला फैसला क्या होगा। तो यहाँ पे पता चलता है कि इजराइल, कुछ एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि शायद इजराइल फिर से वो काम नहीं करेगा, इतना वोलेटाइल एरिया हो जाएगा गाजा, आप हमास को पूरा ख़त्म कर दोगे, वहाँ पे फिर से वो उसके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी दिखाने का शायद ऐसा कोई स्टेप ना ले। तो ये तो था एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन की क्या होने वाला है क्या नहीं हो सकता है। उससे अलग है कि इसके चैलेंजेस क्या है, मतलब कि अभी USA ने एक क्वेश्चनरी नोट कहीं ना कहीं इजराइल को दिया है कि आफ्टर वार के चैलेंजेस क्या होते हैं। तो USA के जो CIA के डायरेक्टर हैं और टॉप जर्नल हैं, बहुत ईरान और इराक और अफगानिस्तान जो दोनों जगह पे रह चुके हैं, उनका बताना ये है इजराइल को कि कहीं ना कहीं हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है, कि वॉर के बाद क्या रिजल्ट आने वाले होंगे। जैसे कि USA ने एक मिस्टेक की थी कि उन्होंने जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट था उसको वॉर के साथ कंपेयर कर दिया था कि जो 9/11 का जो हमारे पास रिज़ल्ट आया कॉन्फ्लिक्ट का, ऐसे रिजल्ट्स वॉर के आएंगे। लेकिन जब उन्होंने इराक के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर बिना उनके परमिशन के उनकी मिलिट्री को हटा दिया, इराक के अंदर सिविल सर्विसेज को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक देखने को आए। बहुत सारा पैसा वहाँ पे लगा, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी का वहाँ पे बहुत सारा उनका पैसा लगा। सो ये इस तरीके से वो थोड़ा सा इजराइल को चेतावनी देते हैं कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि इसके आउटकम जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, खासकर इकोनॉमी के ऊपर। तो आप देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका क्या असर होगा। सबसे पहले यहाँ पे 3 तरीके के असर हो सकते हैं। पहला हो सकता है बैड यानी कि बुरा, फिर हो सकता है वर्स कि उससे भी ज़्यादा बुरा, और फिर हो सकता है वर्स्ट कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो 3 तरीके से यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला जो बैड है उसमें यही होगा कि अगर गाज़ा और ये यहीं पे मतलब रीजनल बेस्ड रह जाएगा अटैक, तो ठीक है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन ठीक है, मतलब वहीं तक रहेगा, ग्लोब पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये युद्ध जो है वो ईरान बेस्ड जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे सीरिया है, लेबनान है, अगर वहाँ पे ये जाके ईरान बेस से मेरा मतलब था कि ईरान ने जो जिनको सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, अगर वहाँ तक ये वॉर जो है वो खिंच जाती है तो फिर जो आउटकम्स होंगे वो और ज़्यादा बुरे देखने को मिलेंगे और कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर USA भी बीच में आ जाता है तो ये पूरा रीजनल पावर्स के बीच में हो जाएगा अरेबिया, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो शायद अभी तक उसका कुछ दिख जाता है ऐसा होते हुए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, चांसेस बहुत कम है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये क्या हो सकता है कि वर्स हो सकता है, लेकिन उससे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो ओमान के ऊपर वाला एरिया है, जो स्ट्रेट ऑफ हमें हॉर्मूज देखने को मिलती है, जो कि यहाँ ईरान और इज़राइल के ऊपर का एरिया जो आप है यहाँ पे देखेंगे आप, तो वहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसके थ्रू जो बैरल्स जाते हैं, क्योंकि UAE एंड सऊदी अरेबिया जो है इनमें बहुत सारा तेल है, ठीक है, ऑयल है, सभी किस लिए ग्लोब पूरा का पूरा यहाँ के ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होता हुआ दिखाई देता है। सो यहाँ से फिर जो बैरल का रेट है पर बैरल यानी कि जिसके अंदर ऑयल को रखा जाता है उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस वजह से
मतलब कि जो इकोनॉमी है ग्लोब में वो एक बार नीचे जाएगी और ग्रोथ है वो भी शायद थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखा जा सकता है किसी किसी पर्टिकुलर कंट्री का। ऐसे नहीं कि सभी पे एक जैसा इम्पैक्ट होगा। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज़ पे थोड़ा सिमिलर इम्पैक्ट होगा, कुछ पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द यूरोप जो है, इंडिया जो है, वेस्ट एशिया जो, ये सब के सब यहाँ वेस्ट एशिया के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, जब तेल की बात आती है, जब क्रूड ऑयल की बात आती है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, चाइना मॉडल इंडिया डिडंट फॉलो। तो यहाँ पे जो हरीश दामोदरन है वो इस आर्टिकल को लिखते हुए बताते हैं, एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि कैसे जो चाइना के अंदर लेविश मॉडल है उसको बनाया गया था और उसको इंडिया के अंदर कभी फॉलो किया ही नहीं गया। तो ये मॉडल क्या था? ये मॉडल एक्चुअली में 1954 में एक सेंट लूसियन इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था विलियम आर्थर लेविस, उन्होंने इसको लिखा था और उन्होंने बताया था कि कैसे अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आप 1954 की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, और उस टाइम पे इंडिया क्या था, बिल्कुल बहुत डेवलपिंग भी कंट्री था, मतलब ऐसे मार्जिनलाइज्ड गिरा हुआ था एक जगह पे। अभी अभी कुछ 5-6 साल पहले वो हमारे आज़ादी मिली थी, उसके बाद फूड क्राइसिस, ये सब कुछ बहुत था, ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें हो रही थी, ये सब चीज़ें जहाँ पे चल रही थी उस टाइम पे यहाँ पे ये मार्थर जी वो बताते हैं कि ऐसी जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ अब नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फेज़ है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे उनके पास बहुत ही चीप लेबर है और दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कॉलोनियल्स का, यानी कि उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म लेने ही नहीं दिया, रोक के रखा, वो पावर भी वहाँ से उठ चुकी है। तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो चाइना ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इंडिया के पास, ऑथर कहता है कि अभी इंडिया के पास भी ऐसी ही कुछ पावर है, ऐसा ही कुछ काम है, क्योंकि जो चाइना के पास यूथ की पावर थी आज से एक दशक पहले, आज से लगभग 10 साल पहले, वो आज इंडिया के पास है। हमारे पास इतना यूथ है फ़िलहाल में और आने वाले कुछ समय तक ये रहेगा ऑफ कोर्स। तो इंडिया यहाँ पे चेंज ला सकता है अगर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा दे। यहाँ पे इन्होंने कुछ डाटा देते हुए बताया है कि कैसे सेक्टर वाइज अगर हम बांटे वर्क फोर्स को इंडिया में, तो जो 10 मोस्ट एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो है छत्तीसगढ़, जिसमें 62.61% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जस्ट 7.58% है, कंस्ट्रक्शन 9.67% और सर्विसेज ओनली 20.14 है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस जो है, निर्भरता जो है एग्रीकल्चर के ऊपर, डिपेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि ऐसे एग्रीकल्चरल जो 3 लिस्ट हैं कि सबसे कम जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है वो स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात। तो ये सोचने की बात है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा फूला फला, ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला पंजाब हरियाणा में, वही लोग एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे कम डिपेंडेंट है। जैसे पंजाब का ये रेशो ओनली 24.6% है, ठीक है, और हरियाणा में ये 29.76% है। मैन्युफैक्चरिंग जो पंजाब में वो 17.75% से ज़्यादा है, हरियाणा में 16.09 से ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन 15% से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, हरियाणा में ये 12.76%। सर्विसेज बहुत ऑलमोस्ट इक्वल है और काफ़ी हाई हैं। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सभी से ज़्यादा हाई यहाँ पे दिखने को मिलेंगी हर स्टेट से, अगर केरला को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि केरला में बहुत ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो 41.9 यानी कि ऑलमोस्ट 42% सर्विसेज जो है पंजाब से आती हैं और 41.39% यहाँ से हरियाणा से मिलने को मिलती है। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अभी इंडिया को अपना जो एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब ये मॉडल आया था उस समय पे मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता था कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता था कि जो टेक्सटाइल की मिल्स हैं और जो कारखानाज वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह लगी हुई हैं, उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री को जाना जाता था। लेकिन आज के टाइम पे इंडस्ट्री की डेफिनेशन बदल चुकी है, बहुत सारी प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीज़ें अलग है। मुंबई में भी जब ये इंडस्ट्री की बात हुई तो मुंबई
बॉम्बे में भी सबसे पहले क्या बना था, उस टाइम पे वो मुंबई नहीं बॉम्बे था, तो बॉम्बे के अंदर भी उस टाइम पे मिल्स बनाए गए थे टेक्सटाइल की, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि ये बदल चुका है तो इसमें गवर्नमेंट भी ठीक है अप्रोप्रिएट साथ दे रही है, बट थोड़ा सा जो बिहेवियर है लोगों का उनको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि फार्म्स को भी एक फैक्ट्री की तरह बनाया जा सकता है। जैसे चाइना के अंदर देखा जाए तो जेविश मॉडल जो है वो चाइना में एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है। उस कंट्री में लेट 1970s के अंदर और 2000 तक एक बहुत ही पुल बन गया था सरप्लस का रूरल जो लेबर होती थी या जिनको वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जाता था, कि वो गांव में थी लेबर और उन्हीं से गांव से ही वो काम करवाते थे लेबर की तरह। उनको एग्रीकल्चर से थोड़ा सा हटाते हुए देखिए ना कितना ज़्यादा ट्रेड चाइना का इंडिया के अंदर आता है। अभी हम इस चीज़ को बोलते हैं कि चाइना जो है इंडिया को एज अ डंपिंग कंट्री इस्तेमाल करता है। तो व्हाट इज़ दिस डंपिंग, तो इसका क्या मतलब है कि चाइना जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है, अच्छे अच्छे गुड्स को वो वहाँ पे यूएसए जैसी कंट्रीज़ में, यूके जैसी कंट्रीज़ में भेज देता है, लेकिन जो उनका चीप गुड होता है वो बहुत चीप में, मतलब अगर आप इंडिया में उसको बेच रहे होंगे 10 रुपये का, तो चाइना आपको वो देगा 2 रुपये में, ठीक है। और वो इतनी मात्रा में इसको डंप कर देगा, गिरा देगा इनको बना बना के कि चलो चलो लो 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 लो। तो ये सब होने के बाद, इतना टेक्सटाइल सब कुछ होने के बाद वो इतना चीप उसको बना रहा है, डंप करके डाल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया में पिछले 20-30 सालों से देखा जा रहा था कि इंडिया को ऐसा बनाया गया था। तो वही कि चाइना के जो लेबर है, जो रूरल है, गांव में रहने वाली लेबर थी, वो वर्ल्ड फैक्ट्री की तरह काम किया था उसने। और वहाँ पे उन लोगों ने उस मॉडल को अपनाया था, उन लोगों ने लेबर सफरिंग के ऊपर काम किया, और जिसको डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो फिर काम करो ना। मतलब कि ये सवाल आता है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं कि जो बेरोज़गारी के वो लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उल्टा था कि अगर आप बेरोज़गार हो तो इसका मतलब ठीक नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन, ऐसा दिमाग बदल देना, ये सब कुछ चाइना के उस मॉडल ने बहुत वहाँ पे किया, और इसी वजह से चाइना की जो ग्रोथ है वो ट्रिपल नंबर में देखने को मिली, ठीक है। इतनी तेज़ी से वो ऊपर बढ़ा चाइना। और इंडिया की कंडीशंस जब दोनों कंट्रीज आज़ाद होती है कुछ ज़्यादा डिफरेंट थी नहीं, लेकिन चाइना आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर अपनी एक खुद का जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर अपनी जगह बनाने को आतुर है। और इंडिया जो है वो अभी तक इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है अगर हम कंपैरिजन में देखें तो यहीं पे ये ऑथर बताते हैं कि जब हम इतना ज़्यादा ग्रेन्स का, शुगर कैन का, ऑयल सीड का बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ग्रोइंग बढ़ रही है, तो क्रॉप, लेकिन इसी के साथ साथ जो क्रॉप की स्टबल है, यानी कि जो बाद में बच जाता है, उसको जलाना है, भूसा वगैरह उनको वो उसके अंदर जला देते हैं, तो उससे प्रदूषण होता है, उससे कुछ आउटकम आता नहीं है। उसका भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए किसी केमिकल्स के अंदर, बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर, मेडिसिन वगैरह के अंदर। बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स की वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही है कि जो नेक्स्ट बिग एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ हैं वो आउटसाइड फॉर्म से है, लेकिन फिर भी फार्म से जुड़े हुए हैं, मतलब खेत से बाहर होंगे वो, लेकिन फिर भी खेत से जुड़े होंगे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल नहीं होंगे। आप जो खेती कर रहे हो उससे नहीं होंगे, बल्कि आप उसी से बायोफ्यूल बनाओ, ठीक है। इथेनॉल कितना ज़्यादा फेमस हो गया है, इथेनॉल जैसी चीज़ें जिसको बायो से, यानी कि मक्के से, शुगर से, इन सारी चीज़ों से बनाया जाता है। तो इन चीज़ों की डिमांड बहुत है, इस तरीके से काम किया जाना चाहिए, ऐसा ऑथर का मानना है। इस मॉडल को है जो इंडिया के अंदर लेके आना चाहिए। नेक्स्ट है मीट हमास खालिद मार्शल हु टुक पार्ट इन केरलाज रैली वर्चुअली। तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमास के एक लीडर हैं जिनका नाम है खालिद मार्शल। वर्चुअली यानी कि ऐसे यहाँ पे वो आए नहीं हैं, बट वर्चुअली उन्होंने फ़ोन के ऊपर या उस चीज़ पे अटेंड किया है, जो केरला के अंदर एक यूनाइटी फॉर गाज़ा की एक प्रोटेस्ट रैली हो रही है, यूथ मूवमेंट जिसको बोला जाता है, क्योंकि वो यूथ विंग जो है ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी, उन्होंने उस रैली को करवाया था। उनका मतलब मानना यही था कि गाज़ा के साथ गलत हो रहा है, वहाँ पे उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, प्रो पैलेस्टाइन ये जो है रैली हुई थी। बीजेपी की स्टेट जो है प्रेसिडेंट है सुंदरनाथ, उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बुरा बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा पार्टिसिपेशन होना नहीं चाहिए था, ये हमास के एक्सट्रीमिस्ट है और इनको ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। ये है कौन, एक्चुअली ये तभी से हमास के मेंबर हैं या लीडर है जब से हमास बना भी नहीं था, ठीक है। ऑलमोस्ट 1980s में हमास जो है वो बनता है, और ये तब से हमास के अंदर है। तो ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारे असैसिनेशन भी हुए, इनको मारने की कोशिश भी की गई। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल।
आगे बढ़ते हैं। जिहोवाहाज विटनेसेस हुज केरला प्रेयर्स गैदरिंग सो बॉम्ब ब्लास्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे जो एक ये जीवो वहा विटनेसेस है, यानी केरला के अंदर एक ये फेस्टिवल काइंड ऑफ चल रहा था, एक पूजा आप बोल सकते हैं इसको हिंदी के अंदर अगर मैं बोलूँ तो, ऐसा चल रहा था। लेकिन वहाँ पे एक इंसान ने एक ब्लास्ट कर दिया, एक बॉम्ब को वो कर दिया, उसके अंदर कुछ 50+ जो आदमी हैं उनको इंजरी हुई है, और 2 जो वुमेन औरतें हैं उनकी डेथ हो चुकी है। उसके कुछ समय के बाद एक जो आदमी जिसने ये किया था उसने एक वीडियो डाली और उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये काम जो है मैंने किया है। ठीक है, ऐसा एक्सेप्ट करने के बाद जब वो बाहर निकल के आते हैं, पुलिस उनको अरेस्ट कर देती है, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि ये एंटी नेशनल है, क्योंकि ये एंटी इंडिया है, छोटे छोटे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और वो खुद इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है कि उनको मतलब फ्लैग को वो लोग सैल्यूट नहीं कर सकते हैं, वो लोग नेशनल एंथम नहीं गा सकते। तो ऐसे ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन जैसा काम है, तो इसी वजह से उसने ऐसा करने का स्टेप लिया। अब हम देखते हैं कि ये जावोहा जो है ये है कौन। ठीक है, तो जावोहा जो है ये एक्चुअली में क्रिश्चियन डिमोनिनेशन है। ठीक है, ये लोग जो होली ट्रिनिटी है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे भी होली ट्रिनिटी देखने को मिलता है, और क्या है हमारा होली ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ऐसे हमारे 3 है ये होली ट्रिनिटी। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर भी होली ट्रिनिटी है। पहला जो है वो होता है गॉड, यानी कि खुद फादर। दूसरा जो होता है वो होता है सन, यानी कि जीसस क्राइस्ट। एंड थर्ड जो होते हैं वो होते हैं होली स्पिरिट। तो ये 3 जो ट्रिनिटी है ये लोग एक्चुअली में इसके अंदर बिलीव नहीं करते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी का एक बिग फंड, मतलब पूरे के पूरे उनका वो बेस जो है वो इसी के ऊपर रखा हुआ है। तो ये उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि ये बिलीव करते हैं जिवोहा को। ठीक है, जिवोहा एज अ ट्रू होली स्पिरिट एंड ऑलमाइटी गॉड की तरह जिसने सब कुछ को बनाया है, यानी कि जीसस क्राइस्ट को भी नहीं मानते। इनका जो बेस है बिलीफ का वो बाइबल के ऊपर ही है, लेकिन फिर वो उसके अंदर जो क्रिश्चियन यानी कि क्रिसमस है या ईस्टर है, ऐसे त्योहारों को भी नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो बने हुए हैं ना, ये जो फेस्टिवल्स यहाँ पे आए हैं, ये एक्चुअली में पैगन ट्रेडिशन यानी कि जो काफिर होते हैं या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों के अकॉर्डिंग जो मूर्ति पूजा करते हैं, उन सब के इन्फ्लुएंस से आए हैं। ये एक्चुअली में हमारे पास सबसे ज़्यादा होते ही नहीं थे। इनका ये भी मानना है कि ये काम करते हैं, मतलब डोर टू डोर जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड काम होते हैं इनके जीसस वगैरह से, तो उनको ये करते हैं। और इनका ये भी मानना है कि जो वर्ल्ड है उसका एंड बहुत नज़दीक है। ठीक है, लोग बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, और उसके बाद जो गवर्नमेंट वगैरह है ह्यूमन की, उसको हटा के किंगडम ऑफ गॉड जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में आएगा, यानी कि गॉड ही सबके ऊपर, यानी कि ये जो जीवोहा है इनके, यही सबके ऊपर राज करेंगे, ऐसा इनका मानना है। ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इनका ओरिजिन होता है एक बाइबल के स्टूडेंट मूवमेंट से। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था 1870s में। अमेरिका के पेस्टर कौन होता है, जो कि चर्च में काम करते हैं। ठीक है, और ये 2-3 जगह से देखने को मिलता है, जैसे सेंट जो मार्टिन लूथर थे, ठीक है, मार्टिन लूथर, उनकी जो प्रोस्टेटेरियन जो था उसके अंदर उन्होंने चर्च के खिलाफ काम किया था, क्योंकि उन्होंने बाइबल को अच्छे से पढ़ा। उनको लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चर्च कर रहा है जो ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी 99 थीसिस लिखी। उन थीसिस के ऊपर उन्होंने चर्च का विरोध किया। आखिर में चर्च उनके पीछे लगी, और उसी के बाद से ये अलग प्रोस्टेटेंट जो है ऐसे अलग अलग चर्च उभरने लगी। पहले क्या चलता था, सिर्फ कैथोलिक चर्च चलता था। ठीक है, और ये ऐसे ही शायद उसी से इन्फ्लुएंस होते हुए, क्योंकि ये हुआ था 16th-17th सेंचुरी के अंदर, इसको पूरा रेफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। रेफॉर्मेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग जानेंगे। तो उसके बाद से 1870s में जो अमेरिका के पेस्टोर थे चार्ल्स टेज रुशेल, उन्होंने ऐसा ही एक कुछ यूथ का जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट किया, और उन्होंने बताया कि कैसे जो गवर्निंग बॉडी है जेवोया की, वो लोकेट है न्यूयॉर्क के ऊपर। उन्होंने उसको लोकेट किया कि यहाँ से ही हम लोग शुरू करेंगे। तो ये जो और पीपल थे इनके साथ, वो लोग फिर जेहोवा के फॉलोवर्स बनते गए। जिस तरीके से कैथोलिक है, इसी तरीके से फिर जेहोवा, जिस तरीके से प्रोटेस्टेंट्स हुए थे जो निकल के बाहर आए थे, उसी तरीके से यहाँ पे फिर अलग ही एक तरीके से चर्च या अलग एक तरीके से शाखा बन गई। देखिए मैं थोड़ा और इजी बनाती हूँ। जैसे बुद्धिज़्म था, ठीक है, हिंदुइज्म से बुद्धा निकले, सिद्धार्थ बुद्धा, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म का निर्माण किया। ठीक है, बौद्ध धर्म का निर्माण किया। उसके बाद बुद्धिज़्म खुद में अलग अलग पार्ट्स में बन गया।
ओके, सो पहला क्या पार्ट था बुद्धिज़्म का? महायान। फिर उसके बाद क्या पार्ट हुआ सेकंड? हीनयान। ठीक है, और थर्ड क्या पार्ट निकल के आया? तो ये थिरिगाथा से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग पार्ट्स में जो है वो बट गया, लेकिन था तो है तो वो सभी अभी तक बुद्धिज़्म में ना। तो इसी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है वो भी अलग अलग चर्च में, अलग अलग फेथ में, अलग अलग उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत अलग होगी, लेकिन एट द एंड वो रहे क्रिश्चियन ही। ओके, उनका जो मेन फेथ था वो रहा, जैसे इन सभी का मेन फेथ था वो रहता है बुद्धा का, बुद्धा के ऊपर जो भी बुद्धा जो है लॉर्ड वो कह के गए हैं, इसी तरीके से इन लोगों का भी मेन फेथ है वो रहता है क्रिश्चियनिटी के ऊपर और बाइबल के ऊपर। कैसे ये लोग अभी तक बाइबल को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, बट ये लोग फिर उनके क्रिसमस वगैरह को नहीं मनाने, क्योंकि इनका फिर वही बोलना है कि आप ये आगे मत बढ़ो। ठीक है, जैसे सरस्वती जी ने हमारे यहाँ पे भी बोला था कि दयानंद सरस्वती ने कि वेदों की तरफ लौटो, यानी कि ये वही है कि ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाओ। अभी तक कौन क्या कह रहा है उस चीज़ से ज़्यादा मत सोचो, बट जो ओरिजिनली लिखा हुआ उसको बोलो। ये जहाँ पे इनकी गवर्निंग बॉडी है वहाँ पे वॉच टावर बाइबल के नाम से उसको जाना जाता है, मेन बॉडी जो है, और ट्रैक्ट सोसाइटी इनको जाना जाता है। तो इनकी खुद की एक वेबसाइट भी है जिसे JW.org बोला जाता है, और ये लोग बोलते हैं कि हम नेचुरली बिल्कुल मतलब कि न्यूट्रल स्टेट रहना चाहते हैं, हम किसी रिलीजन के साथ नहीं है, किसी पॉलिटिकल अफेयर में हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इंडिया के अंदर ये बहुत पहले ही आ गए थे, 1905 में इंडिया से प्रेजेंस है। 1926 में इन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया बॉम्बे के अंदर, जिसकी रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाई थी 1978 के अंदर। और ये भी इन्होंने मेंशन किया कि कैसे इंडिया जो है उसको, इंडिया में इनको बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं लोगों को। ठीक है, जो भी ये इनवेंजिकल जो वर्क करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोगों का धर्म बदलना चाहते हैं, लेकिन अब इनका इस चीज़ से नकार रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है ही नहीं। तो लैंडमार्क केस भी होता है जो कि बिजॉय एमेनुअल को और स्टेट ऑफ केरला है जो, उनको एक दूसरे के साथ ये केस हुआ था 1986 के अंदर, जहाँ पे कुछ बच्चे जो थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो स्टूडेंट की जो नेशनल एंथम है उनके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट 25 है, यानी कि फ्रीडम फंडामेंटल राइट है ये, और ये क्या है, राइट टू रिलीजन है। ठीक है, आपको अपने रिलीजन का जो भी फ्रीडम है कुछ भी करना है तो आप उसको कर सकते हैं। तो अगर इनका रिलीजन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेशनल एंथम है वो उनको एज अ प्रेयर की तरह देख रहे थे, और उनका कहना है कि ठीक है तो ये लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे लोगों का कहना था कि हम एक्सेप्ट जरूर करते हैं, रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, हमारे बच्चे खड़े होते हैं नेशनल एंथम में, जस्ट वो सिंग नहीं करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे देखने को लास्ट में मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके हक में फैसला सुना चुके हैं 1986 के अंदर, और उन बच्चों को दोबारा से एडमिशन करवाया जा चुका है। 3 वो बच्चे थे, सिबलिंग्स थे, जिसमें से बिंटू, बिंदु और बिजोय उनका नाम था, इमेनुअल। और यही है बस, इनके बारे में और हिस्ट्री आगे कुछ आती है तो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है एन अनईजी होम कमिंग। नवाज शरीफ हैज़ रिटर्न टू पाकिस्तान इन टर्मोइल, ही विल नीड टू विन एन इलेक्शन, आर्मी सस्टेन्ड अप्रूवल। तो हुसैन हाकुनी जो है वो इस आर्टिकल को लिखते हैं, वो बताते हैं कि कैसे नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान से नवाज शरीफ एक्चुअली में 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन उनकी किस्मत ही ऐसी है कि तीनों बार उनको अपनी जो टर्म है वो आधी ही बीच में छोड़नी पड़ी। पहली बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1993 के अंदर, तब उनको उठा दिया जाता है प्रेसिडेंट्स की डिक्री के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट वहाँ पे एक डिक्री जारी करते हैं, कहते हैं कि नहीं आप हट जाइए। दूसरी बार वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1999 के अंदर, वो फिर से बनते हैं तो उनको मिलिट्री कूप द्वारा हटा दिया जाता है कि मिलिट्री बीच में आ जाती है, तो मिलिट्री कूप यहाँ पे आप प्रेसिडेंट कर दीजिए। और तीसरी बार वो फिर से जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2017 में, तो उनको हटा दिया जाता है जुडिशियल फाइट के द्वारा कि ठीक है कि आपने कुछ कुछ गलतियां की, आपके ऊपर कुछ कुछ केस है। उसके बाद ये पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाते हैं या चले जाते हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से पाकिस्तान के बोला है कि ठीक है उनके ऊपर के केसेस सारे के जो रद्द हो गए या हट गए हैं, उनके खिलाफ कुछ भी प्रूफ नहीं मिला, बहुत स्पीडली ये सब हुआ और वो पाकिस्तान में आ सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी लीगल जो एक्शन है वो नहीं लिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर आते भी हैं। और यहाँ पे हुसैन हुक्कानी जी को लगता है कि ये ऐसा ही नहीं है कि एकदम से जैसा दिख रहा है वो सब हो रहा है, नहीं, कहीं ना कहीं उनका मानना है कि मिलिट्री के जो लोग हैं वो नवाज शरीफ को
अभी अपना एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्यादे को पहले नवाज शरीफ को हटाने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसका नाम था इमरान खान, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जो मिलिट्री के जो लीडर्स हैं वहाँ पर वो लोग नहीं चाहते थे। ऐसा करने के बाद उन्होंने इमरान खान को हटाया, लेकिन फिर भी इमरान खान के साथ वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, बहुत उनकी पॉपुलैरिटी। अगर मिलिट्री कूप यहाँ पे कर दिया जाएगा तो वो भी करना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन साथ में नहीं है, यानी जनसंख्या जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं है। तो इसलिए मिलिट्री कूप नहीं किया जा सकता, और इसीलिए अब ये फिर से पॉलिटिकल पावर को ही किसी को लाना चाहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने नवाज शरीफ का चेहरा, जो खुद एक पॉपुलर बहुत पर्सन है, उनको लेके आए हैं। क्योंकि अगर किसी को भी इमरान जो है खान के खिलाफ लड़ाया जाता तो पक्का जो इमरान खान है वही इस इलेक्शन को जीतते पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद नवाज शरीफ की जो पॉपुलैरिटी है वो लोगों के दिलों में उनको फिर से जितवा देगी। 3 बार जो इंसान पूरा टर्म किए बिना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आप खुद ही सोचिए कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा होगी। इसलिए उनको लेके आया गया है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे जो शरीफ है, और या फिर जो नवाज शरीफ से पहले जो बेनज़ीर भुट्टो जो थे, बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, ये नवाज शरीफ 1993 से पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो। इन दोनों को छोड़ के इमरान खान जो है वो एक्चुअली ऐसा है ही नहीं कि वो मिलिट्री की जो सारी बातें हैं वो सारी की सारी माने, बल्कि उन्होंने मिलिट्री से ऊपर कोशिश की है कि वो सिविलियन की सुप्रीमेसी लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे, ठीक है। इसलिए मिलिट्री को वो पसंद नहीं आए कि आप लोग तो हमारी पावर को घटाने में लगे, हमने तो आपको एज अ लीडर बनाया आपके लिए, तो इसीलिए वो लोग शरीफ को वापस लेके आ रहे हैं। और इतना ही इसके बारे में, नथिंग मोर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चेंज एंड चैलेंजेस। इंडिया वोट ऑन यूएन रेजोल्यूशन मार्क्स ए न्यू रियलिज्म इन मिडल ईस्ट पॉलिसी, बट दिल्लीज डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल वर्क इज़ नॉट येट डन। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास किया गया था अभी, जिसके अंदर ये बात हुई थी कि अभी इसराइल को सीज फायर कर देनी चाहिए, अटैक को रोक देना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड को जाने देना चाहिए, जिसमें से 140 कंट्रीज़ ने फेवर में अपना वोट दिया कि ठीक है ऐसा हो जाना चाहिए। उसमें से 41 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अगेंस्ट वोट दिया, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं 20 या 21 कंट्रीज़ जो उसमें वोट दिया ही नहीं। कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने वोट नहीं दिया उनमें इंडिया, यूके एंड कनाडा जैसी कंट्रीज़ को देखा जा रहा है, जिन्होंने अगेंस्ट यानी फेवर में वोट किया। उसमें से देखा जा रहा है इज़राइल को, यूएसए को, इन 2 कंट्रीज़ में मोस्टली उन्होंने फेवर में, मतलब अगेंस्ट वोट किया है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इज़राइल के फेवर में इन्होंने वोट किया। और जिन लोगों ने यूएन के रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया तो वहाँ पे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये लोग चाहते हैं, लेकिन दिल्ली ने ऐसा कोई वोट नहीं दिया है। तो यहीं पे आर्टिकल में बताते हैं कि कैसे दिल्ली के जो पहले रिश्ते थे, जब इसराइल बन रहा था, अरब स्टेट्स के खिलाफ भी जब एक रेजोल्यूशन हो रहा था, तो दिल्ली जो है वो पैलेस्टाइन के अरब के साथ खड़ा हुआ था। उन्होंने वोट भी दिया था, दिल्ली ने अपना खुद का वोट दिया था जब अरब के साथ और इसराइल की लड़ाई हुई थी 1967 में, और उसके बाद अरब के ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो इंडिया अरब के साथ था। लेकिन अब इंडिया की पॉलिसीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है। अब इंडिया फेवर में नहीं जा रहा है किसी भी कंट्री के साथ, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया ने जो मतलब कि काम किया है, इंडिया को कुछ और स्टेप लेने की ज़रूरत भी है। अगर वो अपनी इस स्टेप को, अपनी इस जो स्टैंड है उसको बरकरार रखने चाहते हैं, तो उन्हीं में से पहला स्टेप होकर बताते हैं कि पहला कहीं ना कहीं इंडिया ने एक ठीक स्टेप लिया। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो वहाँ के मिडल ईस्ट के थोड़े मॉडरेट नेता हैं, मॉडरेट लीडर्स हैं, उनके पास फ़ोन कॉल की है। कल भी उन्होंने इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बात की है। तो उनमें से कुछ लोगों के साथ जिन्होंने बात की, उनका नाम है मोहम्मद अब्बास, पैलेस्टाइन अथॉरिटी के वो थोड़े मॉडरेट हैं, जो कि वेस्ट बैंक के अंदर रूल करते हैं, गाजा से उनका कोई रिश्ता है नहीं। फिर किंग हुसैन है जॉर्डन से, फिर सुल्तान ऑफ ओमान हैथिम बिन तारिके, प्रेसिडेंट अब्देल फताही इल सीसी इजिप्ट। तो इन सब से दिल्ली ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर जी ने बात की है। तो ये एक ठीक स्टेप था, वेलकमिंग स्टेप था, ताकि इंडिया के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिवली ना आ सके, कुछ कंट्रीज़ का सहारा इंडिया को भी मिल सके।
फिर ये बोलते हैं कि इंडिया के जो रिलेशन है अभी अरब्स लीडर के साथ वो कभी भी इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे आज हैं। अगर इंडिया कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है अपने मेजर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आउटरीच को अरब स्ट्रीट के अंदर, तो जो आउटरीच वहाँ पे आ गया है अरब के अंदर इसराइल के ब्रूटल रिप्रेशन में गाज़ा के अंदर, उसके साथ भी इंडिया को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि वो इसराइल के लिए स्टैंड ले, जैसे इंडिया ने स्टार्टिंग में अक्टूबर 7 को ऐसा देखने को मिला था, क्योंकि इंडिया के लिए इसराइल भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए अरब भी इम्पोर्टेंट है। तो यहीं पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हुए ऑथर जो है अपने आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिसी टू व्हाट एंड एट हुज कॉस्ट, रिस्ट्रक्चरिंग एग्री एक्सपोर्ट लिमिट्स गेन्स इन ग्लोबल मार्केट, प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक कंज्यूमर ओवर फार्मर्स। ऑथर जो है उनका नाम है अशोक गुलाती और वो लिखते हैं फ्रॉम प्लेट टू प्लग, यानी कि कैसे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सपोर्ट जो होता है बासमती राइस का, उसके ऊपर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है MEP उसको बढ़ा के कर दिया है $1200, और नॉर्मली ये कितना होता है 800 से $900 होता है, ठीक है। और ये होता है MEP पर टन के ऊपर, यानी कि लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं और इलेक्शन के नज़दीक आने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ये सवाल उठ जाता है कि उनके जो इलेक्शन है उसके ऊपर मुद्दा ये ना उठाया जाए कि फूड में यानी खाने में महंगाई कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर बासमती जो चावल है वो मोस्टली उगाया जाता है 2 स्टेट्स के अंदर, पहला होता है हरियाणा, सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलता है, और दूसरी है पंजाब, ठीक है। ऑल्दो ये स्टेट इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है इसको उगाने के लिए, क्योंकि चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और यहाँ पे इनका जो ग्राउंड वाटर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कोई डायरेक्ट रिवर से भी इन लोगों को इरिगेशन की सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो यहीं से निकल के आता है, इन्हीं 2 स्टेट से निकल के आता है। और इंडिया में जो बासमती का कंज्यूमर्स है यानी कि इंडिया के अंदर, तो वो मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास पीपल है, क्योंकि वो बासमती जो होता है थोड़ा महंगा राइस मिलता है, अच्छी क्वालिटी का राइस मिलता है, और इसी वजह से इंडिया का जो बासमती राइस है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है उनके अंदर, वहाँ के लोगों के लिए उसको भेजा जाता है। फिर जो नॉन बासमती राइस है यानी कि जो बासमती नहीं है, वाइट नॉर्मल जो बासमती राइस है, उसको भेजा जाता है यहाँ पे सब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उनके वहाँ पे, ठीक है, जो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे। तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको बढ़ा दिया, ऊपर से गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया है कि जो नॉन वाइट राइस है, ताकि वो होम कंट्री में जो फूड का इन्फ्लेक्शन है, फूड के ऊपर जो महंगाई दर है उसको कम कर सके, उन्होंने उसका एक्सपोर्ट भी बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद ही करा दिया है। इसकी वजह से बहुत सारी जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक तरीके से पैनिक मोड में आके स्टेटमेंट्स वगैरह भी दी हैं। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि सिर्फ अपने इलेक्शन को अगर नज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से काम करेगी तो कहीं ना कहीं ये नुकसान होगा इंडिया की इमेज को, जो खुद को एक वर्ल्ड लीडर दिखाना चाहता है, जो एक लीडर दिखा रहा है पूरे के पूरा जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि साउथ के अंदर जितनी कंट्रीज है, जैसे अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे लीडरशिप दिखा रहा है, उसी तरीके से इंडिया की जो खुद की पॉलिसी है वो दिखाता है कि जो ग्लोबल साउथ है मैं उनको साथ लेके आ रहा हूँ, अफ्रीकन की कंट्रीज, साउथ अमेरिका जो है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं इन सब के लिए मैं उनका लीडर हूँ, उनको जो भी चाहिएगा मैं उनके लिए करूँगा। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है उसको फिर ये हर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया ने जो स्टेप लेने चाहिए थे उन लोगों के लिए, उनको जो प्रोमिसेस किए हैं वो पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा ऑथर बताते हैं कि कैसे जब 2004 के अंदर 2014 के अंदर जब बीजेपी जो है वो सेंटर के अंदर आती है तो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन होता था यानी कि जो इंपोर्ट होता था वो ओनली 43.27 बिलियन होता था। ठीक है, 43.27 बिलियन डॉलर। तो यही सिर्फ यहाँ से इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट होता था। लेकिन 2000 जस्ट 2-4 साल के बाद में ये जो डाटा है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 43 से ये ले जाकर हो गया था 86 पॉइंट समथिंग बिलियन तक, यानी 8 बिलियन जो है इसको 1-2 ही साल के अंदर बढ़ा दिया गया था। और यहाँ पे 86 नहीं हुआ था, ये जस्ट 8 बिलियन को बढ़ा दिया गया था। लेकिन अभी तक अगर वो इसी स्पीड में काम करते तो 2022 तक 23 तक के डाटा में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो हो जाना चाहिए था 200 बिलियन से ज़्यादा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियल में अभी सिर्फ 50 बिलियन के आसपास ही होता है। तो ये ऑथर बताते हैं कि इतने अच्छे से काम नहीं किया गया और 2023-24 में तो ये और भी ज़्यादा कम आ जाएगा, शायद ये 50 बिलियन को भी टच ना कर पाए 2023-2024 के अंदर। और
यहीं पे वो बोलते हैं ऑथर कि क्यों अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अगर उनको अपनी इमेज बचाए रखनी है, तो गवर्नमेंट के बारे में ना सोच के उनको नेशन के बारे में बड़े मात्रा में सोचना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करनी होगी फर्टिलाइजर्स में, उससे अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सारी चीज़ों में फार्मर्स को, यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे इंडिया में ही ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। हैवी रिसर्च एंड दिस के मॉडल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, रिसर्च करने के बाद उनके बाद, और फिर एक्सपोर्ट को इंडिया को बढ़ाना चाहिए इस चीज़ में। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था यूक्रेन के टाइम पे, जब इंडिया ने बोला कि ठीक है इंडिया बिल्कुल तैयार है लोगों को यानी वर्ल्ड में चावल और वीट देने में, लेकिन फिर जब इंडिया के अंदर खुद को लगा कि नहीं वो इतना ज़्यादा नहीं दे पाएगा तो उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया। इससे बार बार इंडिया की इमेज के ऊपर बात आती है कि कैसे कभी इंडिया कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है, कमिटमेंट कर देता है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो ये ऑथर के कुछ कंसर्न थे। नेक्स्ट आर्टिकल है द शिफ्टिंग मीनिंग ऑफ टेरर, कैटेगराइजेशन ऑफ वायलेंस एज टेररिज्म इज पॉलिटिकल मोर देन लीगल एक्ट। यहाँ पे लिखा जाता है शाहरुख अलाम जी के द्वारा, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट हैं, और ये बताती हैं कि कैसे जब बहुत साल पहले राजीव गांधी जी का असैसिनेशन किया था नालिनी नाम की एक औरत ने, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बताया था कि कैसे जो स्टेट के ऊपर अगर कुछ अगेंस्ट होता है, देखिए स्टेट क्या होती है, यानी कि इंडिया जो कंट्री है उसको इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की तरह देखा जाता है, तो अगर स्टेट के खिलाफ कुछ भी होता है तो उसको टेररिज्म के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पर्सन के खिलाफ कुछ होता है तो वो पॉलिटिकल वायलेंस होगा, ना कि टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद नहीं होगा, फिर वो वायलेंस होगा। तो ये जो चीज़ है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ साफ बता दिया था, इसको डिस्टिंग्विश कर दिया था। इसके अलावा एक रिपोर्ट आती है जिसको, जो कि है इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से, एनसीआरबी उस रिपोर्ट को छापते हैं 2004 से लेकर 2019 तक, और उसमें उन्होंने अलग अलग जो है चैप्टर लिखे हुए हैं। जैसे एक चैप्टर है वायलेंट क्राइम के ऊपर, जो कि वायलेंट क्राइम दिखाता है जो किसी इंसान को बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जैसे मर्डर कर देना, किडनैपिंग कर देना। फिर वो दूसरा चैप्टर है वायलेंट क्राइम्स अफेक्टिंग पब्लिक सेफ्टी को, जैसे कि राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, और वायलेंट क्राइम्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, तीसरा चैप्टर जो है कि जो प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। तो ये सभी वायलेंस क्राइम्स को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। फिर अगला चैप्टर बताता है कि मोटिव्स क्या है इनके पीछे जो वायलेंट क्राइम्स होते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करता है कि कैसे पर्सनल रीजंस जैसे कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनलिज्म, टेररिस्ट, अदर एक्सट्रीम वायलेंस के बहुत सारे ऐसे रीजंस देखने को मिलते हैं। मोस्टली रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्ट प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें इसका सबसे बड़ा भाग बनाती हैं। और ऑलमोस्ट 3.33% जो है वो स्केल अभी कम हुआ है वायलेंस क्राइम का अगर देखा जाए तो, लेकिन क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है यानी कि कम्युनल एंड जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो 50% से ज़्यादा डेथ का जिम्मेदार होता है जब ये वायलेंस क्राइम्स किसी भी स्टेट के अंदर कहीं भी जगह पे इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट ये बताते हैं कि कैसे जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, जो ऑफेंस जो स्टेट के खिलाफ होते हैं वो टेररिज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जो किसी आप इंडिया की एज अ स्टेट के खिलाफ करेंगे, स्टेट से मतलब आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट जो ये वाली स्टेट होती है हरियाणा, पंजाब या फिर यूपी, केरला, ये सारी स्टेट्स नहीं, स्टेट से आप एज अ नेशन को रिप्रेजेंट कीजिएगा। यहाँ पे स्टेट का मतलब एज अ कंट्री है, ठीक है, जो भी वहाँ पे उसके खिलाफ होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका स्टेट के अंदर किसी स्टेट के अंदर ये किसी स्टेट के खिलाफ हो रहा, आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, तो भी आप एज ए टेररिज्म के अंदर आएंगे। या फिर आप अनलॉफुल जो प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंदर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें ज़्यादातर हेट स्पीच होती है या आप बोलते हो, तो वो भी टेररिज्म के अंदर आ जाता है, सिडिक्शन हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें नेशनल इंटीग्रेशन के अगर आप लोग कुछ खिलाफ करते हो तो भी आप लोग, या आप लोग नहीं मतलब जो भी इंसान ऐसा करता है वो आ जाता है टेररिज्म के अंदर, ठीक है। ये किसने बताया है? ये एनसीआरबी ने बताया है, उनका ये डाटा है। फिर ये बताते हैं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। उसमें ये बताते हैं कि कैसे कुछ लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स हैं, नक्सलिस्ट हैं, लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो वो सब जो टेररिस्ट हैं, जैसे जिहादी टेररिज्म जो फैलाते हैं, ये सब एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। इन्हीं को मतलब कि असामाजिक तत्व जिन्हें बोला जाता है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। और एंटी नेशनल कौन होंगे? यानी कि अदेशीय तत्व जो होंगे, यानी कि जो आपके देश के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये लोग ऐसे, इनके बारे में भी इसमें अच्छे से बताया गया है। और लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑथर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक और बार अच्छे से इस बात को बताया गया था कि कैसे जो पॉलिटिकल पर्सन है वो और स्टेट अलग अलग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है एक नेशन से, ठीक है। ये बात जब यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर, यहाँ पे नेशन या स्टेट, तो ये बात जब सामने आती है तो यहाँ पे यही बताते हैं कैसे गाजा के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उसको एज अ टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया गया है। तो पता नहीं वो टेररिस्ट स्टेट है या फिर सही में वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि गाजा में जो हमास है वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में निर्वाचित होके, इलेक्ट होके फिर वहाँ से वो बने हुए थे इतने साल तक। तो उसको एज अ पूरे देश के सामने, पूरे ग्लोब के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने उनको एक इस तरीके से दिखाना कि वो लोग आतंकवादी हैं, ये पता नहीं किस हद तक ठीक है, ऐसा उत्तर बताती हैं। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्ल्ड की पेज के ऊपर, जहाँ पे बताया कि 1000 लूट्स एड वेयर हाउसेज इन गाजा एज डिस्परेशन स्वेल्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो जो एड है, मदद जो उनके पास पहुँचाई गई है उसको लूट रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास है नहीं। ये पता नहीं कितना ठीक है कितना गलत है, लेकिन यूएन का इसके ऊपर कहना है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो वहाँ पे स्ट्रक्चर था वो तो पहले ही ख़राब हो चुका था, लेकिन अब जो सोशल फैब्रिक है वो भी वहाँ पे टूटता जा रहा है, वो भी वहाँ पे गड़बड़ होता, माल फंक्शनिंग उसकी भी होती हुई दिखाई दे रही है। जितना भी आटा था, बेसिक हाइजीन की चीज़ें थी, वो सब चीज़ें उनको लूटा गया अंदर घुस के, लोगों ने उनमें से चीज़ों को चुराया। और ये सारी चीज़ें होने के बाद ये भी उनकी कुछ एजेंसीज़ के जो स्पोक पर्सन है वो बताते हैं, जैसे कि थॉमस वाइट जो हैं गाजा के अंदर यूएन एजेंसी के रिफ्यूजी हैं, यानी कि पैलेस्टाइन के लिए UNRWA, वो खुद बताते हैं कि कैसे सिविल ऑर्डर जो है वो टूट रहा है और कैसे यहाँ पे कोई फ्यूल था ही नहीं इनके अंदर। फ्यूल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कमी बहुत ज़्यादा, लेकिन एड के अंदर कोई भी फ्यूल नहीं है। स्टिल लोग जो है आटे दाल के लिए चोरियाँ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि अब सोच लीजिए कोई इंसान अगर आटे दाल के लिए यानी खाने के लिए कोई चीज़ करता है तो फिर वो समस्या वहाँ पे कितनी बड़ी हो सकती है। डेथ डिस्ट्रिक्शन देखा जाए तो इसराइल के अंदर 1400 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। पैलेस्टाइन के अंदर ये आंकड़ा 8000 से पार कर चुका है, 8000 को पार कर चुका है, इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। इसमें से भी 3300 जो लोग हैं वो माइनर थे, यानी कि 18 से कम थे। इन लोगों की, इन बच्चों की डेथ हुई है और 2000 से ज़्यादा यहाँ पे औरतें थी, वुमन थी जिनकी डेथ है। तो मतलब आंकड़ा अगर देखा जाए 3000, यानी कि ज़्यादा जो है डेथ वो औरतों और बच्चों की अभी तक होके आई है। इंजरी देखें तो यहाँ पे इसराइल के अंदर इंजरी जो एयर स्ट्राइक में जो गाजा के पास है लार्जेस्ट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे इसराइल के अंदर इंजरी जो है 5000 से 400 प्लस लोगों को इंजरी हुई है। और जो पैलेस्टाइन के अंदर देखा जाए तो ये इंजरी का आंकड़ा 19,000 पार कर चुका है, ठीक है। 110 जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनकी डेथ वेस्ट बैंक के अंदर भी हो चुकी है। और अभी तक इजराइल के जो सोल्जर्स हैं जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें से भी 310 सोल्जर्स की इजराइल की तरफ से डेथ हो गई है। तो ये अभी तक का, आज तक का आंकड़ा है कि वॉर में चल क्या रहा है। नेक्स्ट हम है यहाँ पे इकोनॉमी पेज के ऊपर। और इकोनॉमी पेज में हमें पता चलता है कि कैसे जो सिक्किम प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड मे रिसीव ओनली ए पार्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कि कैसे जो तीस्ता रिवर है जो कि सिक्किम के अंदर आती है और उसमें से भी जो तीस्ता डैम था जहाँ पे गोल्फ हमें देखने को मिला था, ग्लोफ हमें देखने को मिलेगा। ये ग्लोफ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि क्या होता है। तो ग्लोफ क्या है मैं छोटा बता देती हूँ कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट दिस, तो ये जो लेकियर ग्लेस आउटबर्स्ट डैमेज है ये जो देखने को मिला था, इसके अंदर जो इंश्योरेंस मिलना था सिक्किम के प्रोजेक्ट पे जो बना हुआ था 3, इसका नाम था तीस्ता स्टेज 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको इंश्योरेंस मिलना था जो टोक्यो बेस्ड यानी कि जापान की जो इफ्को कंपनी है जनरल इंश्योरेंस की, वहाँ से। और इसको पैसे मिलने चाहिए थे 12,000 करोड़ के, ठीक है, इसका इंश्योरेंस था। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, तो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें अगर कोई भी ग्लोफ की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा तो उस नुकसान के लिए सिर्फ 500 करोड़ ही रुपए जो है वो इंश्योरेंस के रूप में दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से प्रीमियम वगैरह लिया जाएगा। तो सिक्किम की जो ऊर्जा है, सिक्किम ऊर्जा, उसके अंदर तीस्ता का ये डैम था और अब उनको सिर्फ 500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं कंपनी की तरफ से। ये फ्लड हुई कहाँ से थी, तो ये फ्लड आई थी, शुरुआत इसकी हुई थी साउथ लोहनक लेक से, ठीक है, जो कि सिक्किम के बिल्कुल ऊपर है, नाम साउथ है लेकिन वो है नॉर्थ में, नॉर्थ सिक्किम के अंदर। और 3 तारीख को ये हुआ था। और
यहीं पे हमारा आज का जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।